नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। दूसरे राज्यों में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से नए साल का तोहफा मिला है। दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित बेजबरवा समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कानून में संशोधन करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ आर्थिक दंड के साथ ही 5 साल की सजा का भी प्रावधान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेजबरुआ समिति की सिफारिशों के मुताबिक भारतीय दंड संहिता में भी बदलाव लाया जाएगा। साथ ही समिति की सिफारिशों के अनुसार नई धाराओं 153C और 509A को जोड़ने के लिए IPC में संशोधन किया जाएगा। वेस्ट त्रिपुरा जिले के अरहलिया इलाके से नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। वारदात 27 दिसंबर की है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उचित ढंग से मामले की जांच नहीं कर रही है। बता दें कि 27 दिसंबर देर रात नाबालिग बच्ची घर में अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला दबंग कबीर हुसैन बच्ची को अकेला पाकर घर में घुस गया और उसके साथ रेप का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता खुद को बचाकर भागने में कामयाब रही। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि उन्होंने वारदात के अगले दिन ईस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार को मुख्यमंत्री नाबम तुकी की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। पूर्वी सियांग जिले में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पासीघाट नगरपालिका परिषद ने स्मार्ट कार्ड पंजीकरण का आयोजन किया। योजना का लाभ उठाने के लिए करीब 1000 लोग अभियान के साथ जुड़े और उन्होंने स्मार्ट कार्ड के लिए अपना पंजीकरण करवाया। मौके पर मौजूद पासीघाट नगरपालिका परिषद के चीफ काउंसलर डेनोक तामुंग ने बताया कि स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि वो पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके मद्देनजर उन्होंने कैंप का आयोजन करवाया। बता दें कि सितंबर 2014 में सरकारी और निजी अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनिवर्सल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड की कमी से जूझ रहा है। एक तरफ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राज्य से अवैध होर्डिंग्स हटाने में नाकामयाब साबित हो रही है, वहीं फंड के अभाव में कॉर्पोरेशन राज्य की साफ सफाई करने में भी असक्षम है। कॉर्पोरेशन के चीफ काउंसलर हेगी अरुणी का कहना है कि पैसों की पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण IMC राज्य के सौंदर्यीकरण की देखभाल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कचरे के लिए ट्रक और उसके पेट्रोल की व्यवस्था कर सके। इसके साथ ही अरुणी ने जनता से आग्रह किया है कि वो शहर की सुंदरता को बरकरार रखने और साफ सफाई का ख्याल रखने में उनका सहयोग करें। रीजन्स नंबर 1 नो फंड, नंबर 2 पब्लिक का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और बिना फंड से पब्लिक का एक्सपेक्टेशन को हम लोग पूरा नहीं कर सकेगा। और अभी म्युनिसिपल 2 साल भी नहीं हुआ, जून आने से 2 साल होगा। तो अभी आप शुरू करने के लिए आप भी सोच सकते हैं यहाँ पे शुरू में कितना तकलीफ होता है। घर नहीं था, हम लोग घर ले लिया, दूसरा से ज़बरदस्ती करके हम लोग मांग लिया। अभी ऑफिस नहीं था, ऑफिस को ढूंढ लिया। उसके बाद एक टुकड़ा का भी पेपर नहीं था, तो वो पेपर हम लोग बनाने में, ढूंढने में, उसमें समय चला गया। तो जो अर्बन डिपार्टमेंट पहले जो देखभाल कर रहा था, तो वहाँ से हम लोगों को जो गार्बेज उठाने के लिए या साफ़ करने के लिए, तो ये सब माने हमारा पास मेन पावर है, थोड़ा मोड़ा है, लेकिन मशीनरी पावर नहीं था। गाड़ी घोड़ा का प्रॉब्लम था। पूरा जो गाड़ी थोड़ा दिया था पूरा पुराना गाड़ी था। बिना पान से तो पुराना गाड़ी चलेगा ही नहीं। एक दिन काम करेगा, 2 दिन बैठ जाएगा। गाड़ी बनाने के लिए तो गैरेज में पैसा चाहिए। गैरेज में बिना पैसे से तो कोई गाड़ी बना देगा नहीं। बना के गैरेज भी हमको अल्टीमेटम देता है, बंद भी कर दिया। पार्ट्स नहीं मिलता है, पुराना गाड़ी पुराना जमाना का, और पार्ट्स नहीं मिलता। फिर पेट्रोल पंप हम लोगों को अल्टीमेटम देता है, पेट्रोल पंप में आप बंद नहीं होने से कहाँ से। अभी जो हम लोग ये से अप्रैल से लेके आज तक हम लोग 1 रुपया भी गार्बेज कलेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों के पास फंड नहीं है। फिर भी हम लोग चला रहे हैं। हम लोग अपना हिसाब से कहीं कहीं से मैनेज करके हम लोग चला रहे हैं।
तो ये सेक्टर वाइज वार्ड वाइज डस्टबिन देना, ये करना। अभी हमारा काउंसलर है, सभी लोग जाग गया, तो वो लोग कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम सभी आप पब्लिक से ही हम लोग अपील है, और हमने ऊ लाला में भी दिया था, देन प्रिंट मीडिया में भी दिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिया था कि पब्लिक को हम लोग माने कोऑपरेट करने के लिए हम लोग अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो उम्मीद जताई गई थी कि अभियान का असर अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जाएगा। लेकिन जब ईस्टर्न स्काई मीडिया की टीम ने प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ही स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव के बारे में पता किया तो सड़क किनारे लगे कूड़े की ढेर ने साफ जाहिर कर दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कितना गंभीर है। ईटानगर के वार्ड नंबर 16 में आने वाले पी सेक्टर में सड़क किनारे लगा कूड़े का ढेर मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर साफ जाहिर करता है। यहाँ ना तो कूड़ा डालने के लिए सार्वजनिक कूड़ेदान बनाए गए हैं, ना ही कूड़े को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है। ईएसएम की टीम जब इसके पीछे की सच्चाई जानने वार्ड नंबर 16 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंची तो वहां मौजूद अधिकारी तोको तापा ने बताया कि कूड़े के वाहन और कर्मचारियों की कमी की वजह से साफ सफाई का काम नहीं किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कचरा डंप करवाने का काम कर लिया जाएगा। हम लोग जब से शुरू किया तब से हम लोग का अब तक कोशिश जारी है और कोशिश हम लोग करता रहेगा। तो अभी हम लोग का आपका डस्टबिन जो है, हम लोग कुछ डस्टबिन बनाया, जैसे पीसीसीएफ ऑफिस का सामने में बनाया और उनका ऊपर में और एक बनाया, और हमारा ये हेलीपैड जाने का रोड वीआईपी एरिया में उसमें एक बनाया। अब तक 3 हम बना चुका है और ड्रेन भी वगैरह भी बनाया है। तो ऐसा करके बनाया है। फिर भी हमारा यहाँ में काफ़ी पॉपुलेशन होने के कारण से तो हम लोग सफिशिएंट तो नहीं कर पा रहा है। मैंने प्रॉब्लम जो है हमारा है, कुछ फंड वगैरह का भी प्रॉब्लम है और जो हमारा मेन पावर का भी प्रॉब्लम है। हमारा पास में सही से कुछ उसको साफ़ सफाई करने का कुछ साधन नहीं होने के कारण से भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा है। तो ये चीज़ तो अभी काउंसिलर जितना है नया है, सब ये हमारा सेक्टर में बोल के नहीं है, सब में मोटा मोटी कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये मेरा विश्वास है ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा। आप सबको हम आश्वासन देता है एज ए वार्ड मेंबर, ये ज़रूर होगा एक दिन साफ़ सफाई। और हम लोग का प्लान है स्वच्छ भारत अभियान का ये तहत में हम लोग एक सोशल सर्विस भी रखेगा। म्युनिसिपल ऑफिस नाहरलगुन में है, उसमें भी सेशन में भी हम लोग का नया अच्छा रोल निकाला है। तो जब कार्रवाई होने से आप लोग को पूरा उसमें भी दिखाई देगा कि हम लोग किस तरह से कैसे करके प्लान किया है, कैसे कैसे किया है। हम लोग का आगे के लिए बहुत अच्छा सोच है। जहाँ डस्टबिन का कमी है उसके लिए हम लोग कुछ फंड वगैरह के लिए हम लोग सरकार को भी बात किया है। तो सरकार ने भी इनिशिएटिव ले रहा है, तो वो ज़रूर लेगा, हमारा विश्वास है। ये जो इलाका है ईटानगर के पी सेक्टर इलाका है और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर एक समय डस्टबिन हुआ करता था जिससे कि गंदगी जितने भी है वो एक जगह पर रखा जाए और साफ़ किया जा सके। मगर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गंदगी है वो बिल्कुल रास्ते में पड़ा हुआ है और जो नीचे भी है, नीचे में भी मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि उसको भी दिखाया जाए। वो नीचे जो रास्ता है वो रास्ते में भी बिल्कुल गंदगी को फैला के रखा गया है और जो नाला है यहाँ पर नाले में भी गंदगी भरा हुआ है जिससे कि यहाँ का जो नाला है वो भी ब्लॉक होता है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो ईटानगर में म्यूनिसिपैलिटी का 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में इस एरिया का जो काउंसिलर है उसका स्टेप क्या रहेगा, इसका ध्यान क्यों नहीं जाता है इस तरह के गंदगी को या फिर इस तरह के इलीगल एक्टिविटी को। और यहाँ पर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे जो डस्टबिन था उसको भी तोड़ा गया है और यहाँ पर ये जगह टीना लगा के ऑक्यूपाई भी किया गया है। तो ऐसे में काउंसिलर का या फिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है। तो इसमें अगर इसका डिमेरिट का बात किया जाए तो ऐसे गंदगी की वजह से बहुत बदबू भी फैलता है और जिससे कि बीमारियां भी फैल सकती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इनिशिएशन क्या होगा और काउंसिलर जो है इसके अगेंस्ट में क्या स्टेप उठाता है ये तो समय ही बता पाएगा। कैमरामैन ताजुम बिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर की लोकताक झील में 3 महीने पहले शुरू की गई नाव पर्यटन की सेवा
पर्यटकों को खूब भा रही है। वहीं इसके शुरू होने से नाव चालकों के लिए भी रोजगार के कई अवसर खुले हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर के डल झील में बोट टूर सेवा की तरह मणिपुर स्थित लोकताक झील में भी नाव पर्यटन की सेवा लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। साथ ही इससे नाव चालकों के लिए जीविका के कई साधन भी खुले हैं। लोकताक लेक टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट लेशराम राजचंद्रा ने बताया है कि इसके शुरू होने से बोटमैन हर महीने 10,000 तक की कमाई कर रहे हैं और इससे नाव चालकों के जीवन यापन में भी सुधार आया है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में लोकताक पर्यटकों का हब बनकर सामने आएगी। I'm William and I'm working in Korean company called Hansang Food as a manager in Delhi. Okay, my goodness, very great. Nice to meet you. So, how was your experience over in the Loktak Lake? Because this, this boarding system has been started, launched only in 2014 with a very, objective that they are trying to develop this area as a tourism spot by the Government. No, not by the government, by the private. Okay. I think it's a really good experience, and I think people should come more here and enjoy their time because there are so many natural things, environment, greenly, pollution free, and it's really good. Yeah. So how was the ride? The ride was good, but if we could go more a little bit farther, it will be more exciting. But anyway, it's nice and seeing all the birds and waters, fresh water and all the plant is really good, awesome. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।